एंड लोन प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखना है। चलो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ना, तो वो अमाउंट हमारी है 1,75,000। ठीक है, ये दोनों मिला के अमाउंट कितनी दी उन्होंने यहाँ पे लिख लेते इनर कॉलम में 1,75,000। एंड उसके ऊपर एडजस्टमेंट थी, देखो सेकेंड एडजस्टमेंट थी इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन मेंबर्स लोन 8,000 एंड इन्वेस्टमेंट कितना था 2,000। तो लिखो यहाँ पे ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल इंटरेस्ट रिसीवेबल, और ये क्या है, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, एसेट साइड में, लेकिन कहाँ पे, जो अदर आइटम्स करके है वहां पे आपको इसका इफेक्ट करना है, मतलब 9 नंबर पे है ये। ठीक है, ओके। अभी इंटरेस्ट रिसीवेबल तो मेंबर्स लोन के ऊपर 8,000 है, लिखो यहाँ पे मेंबर्स लोन 8,000। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट 2,000। तो ये टोटल हो जाएगी 1,85,000। ओके, उसके बाद अभी इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में, देखो अदर आइटम्स में देना है, अदर आइटम्स में लिख दो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन मेंबर्स लोन एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे मेंबर्स लोन है, मेंबर्स लोन, और ये क्या है, ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मेंबर्स लोन का है 8,000 एंड इन्वेस्टमेंट का है 2,000। 8,000 2,000। ओके, ठीक है। रिन्यूअल फीस कहाँ पे आएगी, देखो क्रेडिट साइड में है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। उसके बाद सन्ड्री इनकम है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा। सैलरीज एंड अलाउंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, एंड उसके ऊपर एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट क्या है, वो बहुत इजी एडजस्टमेंट होती है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹300, ये देखो 300 आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, मतलब इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, चलो तो पहले लिख लेते हैं। हाँ, और एक बात, ये यहाँ पे जो डेबिट साइड में आइटम ऐड होता है उसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाता है। जो आइटम क्रेडिट साइड में ऐड होता है उसका इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट एसेट में जाता है। अगर डेबिट साइड में जो आइटम लेस होता है तो उसका सेकेंड इफेक्ट एसेट में जाएगा। अगर क्रेडिट साइड में जो आइटम लेस होता है तो उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाना चाहिए, लायबिलिटीज में जाना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक रूल 11 से देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो रिन्यूअल फीस, चलो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में देखो रिन्यूअल फीस है क्या, रिन्यूअल फीस रिन्यूअल फीस नहीं तो सेपरेट से यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में रिन्यूअल फीस। कितनी अमाउंट है रिन्यूअल फीस की, 4,000। ओके, उसके बाद सन्ड्री इनकम है क्या, नहीं, तो वो भी हमें सेपरेट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2,300 लिख लो। सन्ड्री इनकम 2,300। ठीक है,
नेक्स्ट सैलरीज था, तो सैलरीज आपको लिखना है, सैलरीज एंड अलाउंसेस के ग्रुप में लिख देते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस 29,700 एंड उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। सैलरी एंड अलाउंसेस इनर कॉलम पे लिखिए 29,700 एंड यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग था, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 300, तो ये टोटल हो जाएगी आपकी 30,000। ओके, अभी आउटस्टैंडिंग सैलरीज का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाना है, करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में हमें लिखना है। ये देखो करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में सब आउटस्टैंडिंग के इफेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरीज 300। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? अभी एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस फॉर एग्जीक्यूटिव ऑफिस, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में देखना है, अगर नहीं है तो अदर आइटम्स में प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देना है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, इंश्योरेंस प्रीमियम सेपरेट नहीं है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में अदर आइटम्स में लिखना है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ पे लिखना है? डेबिट साइड में लिखना है, ठीक है। एंड लास्ट में ये इंटरेस्ट पेड डिपॉजिट का करेंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट से लेके कंट्रीब्यूशन तक हम पोस्टिंग करने वाले हैं। चलो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाना है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एस्टेब्लिशमेंट सेपरेट आइटम नहीं है, इसलिए अदर आइटम्स के ग्रुप में हम लिखने वाले हैं एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस फॉर एग्जीक्यूटिव ऑफिस ₹5,000। लिखो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 5,000। एस्टेब्लिशमेंट के बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रॉफिट एंड लॉस में देखना है आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है क्या, अगर है तो वहाँ पे हम डायरेक्टली देखो ग्रुप ऑलरेडी है हमारे पास, तो वहाँ पे सिर्फ उसके सामने आपको वैल्यू पुट करनी है, वो है 400 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देखो ऊपर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी है, तो वहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए 600, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 600। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो यहाँ पे अदर आइटम्स के ग्रुप में लिखेंगे क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम वहां पे सेपरेट नहीं दिया है। जो आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में नहीं मिलेंगे ना, तो वहां पे उसके लिए अदर आइटम्स करके है वहां पे लिख देना, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो प्रॉफिट एंड लॉस का है। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से आइटम्स आते हैं? जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, एक्सपेंसेस एंड इनकम, और उसके साथ रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम। इंश्योरेंस प्रीमियम 1000। उसके बाद था कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, वो भी आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ऊपर। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ देखो 4th पे है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कितना है? 2000। ओके, अभी सिर्फ लास्ट आइटम बाकी है एंड फिर एडजस्टमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आने वाला है। उसके साथ फर्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट पेएबल, तो वो ऐड करेंगे मेंबर्स डिपॉजिट ₹5,000, ठीक है। चलो तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हमें जाना है, पेड के सामने इंटरेस्ट पेड के सामने यहाँ पे लिखना है आपको ₹80,000 एंड जो एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग की वो यहाँ पे पेएबल के सामने लिखने वाले हैं, वो है 5,000, मतलब इसकी टोटल आउटर में आनी चाहिए 85,000। ओके,
अभी देखो यहाँ पे इसका सेकेंड इफेक्ट, मतलब इंटरेस्ट का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाने वाला है, लेकिन कौन से ग्रुप में जाएगा, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आपको वो अदर लायबिलिटीज के ग्रुप में आप लिख सकते हो, अदर या इंटरेस्ट एक्रूड वहां पे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले तो हम 10 नंबर पे लिख देंगे वो, क्योंकि बुक में कहीं कहीं 9 में भी लिया है एंड 10th में, तो अभी पहले के प्रॉब्लम में हमने अदर लायबिलिटीज के ग्रुप में लिखा था, तो ये भी अदर लायबिलिटीज के ग्रुप में लिख देंगे। ठीक है, चलो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाना है हमें। अदर लायबिलिटीज के ग्रुप में आपको लिखना है इंटरेस्ट पेएबल ऑन मेंबर्स डिपॉजिट। एक्चुअली वो उन्होंने ना ऊपर भी सेपरेट दिया है, वहां पे भी लिख सकते हैं मेंबर्स डिपॉजिट अमाउंट है 5000। ठीक है, यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हुआ है। अभी हम एडजस्टमेंट चेक करेंगे। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड एडजस्टमेंट, थर्ड तो हो गई है, लेकिन ऑडिट फीस बाकी है 3000 रुपीज़। क्या करना है हमें, ऑडिट फीस की एडजस्टमेंट करनी है। तो आउटस्टैंडिंग अगर ऑडिट फीस है तो इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ पे जाएगा, इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आपको करना है। अगर ऑडिट फीस होती है तो वहाँ पे ऐड करते हैं, नहीं होती तो डायरेक्टली लिख लेते हैं। एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। ठीक है, चलो तो प्रॉफिट एंड लॉस के हमें डेबिट साइड में जाना है, ऑडिट फीस के ग्रुप में जाएंगे। हाँ, यहाँ पे लिख दो आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 3000। यहाँ पे आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 3000। ओके, एंड सेकेंड इफेक्ट इसका करना है बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। हाँ, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन के ग्रुप में आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 3000। ओके, उसके बाद ये देखो थोड़ा एडजस्टमेंट कंप्लीट हुए। डिविडेंड 5% वॉज डिक्लेयर ऑन शेयर कैपिटल ₹7 लाख, मतलब हमारे पास 7 लाख कैपिटल है एंड 7 लाख के ऊपर हमें क्या करना है, 5% कैलकुलेट करना है। उन्होंने कैपिटल दिया है 7 लाख, और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे शेयर कैपिटल 7,50,000 है, लेकिन उन्होंने 7 लाख के ऊपर डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो अभी हम 7 लाख के ऊपर ही करेंगे। अगर एडजस्टमेंट में अमाउंट नहीं होती है तो फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जो शेयर कैपिटल है उसके ऊपर हम डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं। तो इसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा डिविडेंड का, तो डिविडेंड का इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है एंड अनपेड डिविडेंड के ग्रुप में लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस से ये माइनस होता है एंड अनपेड डिविडेंड के ग्रुप में तो आपको पता ही हमने वर्किंग करके रखा है। एंड लास्ट एडजस्टमेंट है ट्रांसफर 25% टू रिजर्व फंड, वो भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अभी ये रिजर्व फंड क्या करेंगे, ट्रांसफर 25% टू रिजर्व फंड, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर वो रिजर्व प्रॉफिट निकालेंगे और रिजर्व फंड को वो ट्रांसफर करना है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में प्रॉफिट एंड लॉस से ये अमाउंट लेस करनी है एंड बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में ही रिजर्व फंड पे ये अमाउंट क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, फिर हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी डिविडेंड एंड रिजर्व फंड ये दोनों एडजस्टमेंट हम एक साथ कर लेंगे। ठीक है, चलो डिविडेंड के पहली तो कर लेते हैं। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाना है लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में। ओके, चलो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आए हम प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में। लिखो यहाँ पे लेस 5% डिविडेंड।
तो यहाँ पे कैपिटल के ऊपर हम निकालते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में कैपिटल 7,50,000 है, लेकिन एडजस्टमेंट में उन्होंने बोला है कि 7 लाख के ऊपर आपको 5% कैलकुलेट करना है। तो अभी हम यहाँ पे 7 लाख के ऊपर क्या करने वाले हैं, 5% कैलकुलेट करेंगे। निकालो 7 लाख इंटू 5%, मतलब ये डिविडेंड आने वाला है आपका 35,000। ठीक है, अभी 35,000 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे हो जाएगा, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में ही अनपेड डिविडेंड का ग्रुप है, वहां पे हमें ये डिविडेंड लिखना है। जो डिविडेंड अभी हमने कैलकुलेट किया है तो वो वहां पे हम लिखने वाले हैं। अनपेड डिविडेंड के ग्रुप में आपको पता है कि एडजस्टमेंट से हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस का जो डिविडेंड है वो माइनस करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट से अभी डिविडेंड कितना आया है, 35,000 रुपीज़ आया है। तो 35,000 से 31,000 अगर माइनस होते हैं तो अनपेड डिविडेंड फाइनली आउटर में 4,000 आने वाला है। ओके, और लास्ट हमारी रिजर्व फंड के एडजस्टमेंट है, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड 25% है कि नहीं। तो यहाँ पे करो लेस 25% टू रिजर्व फंड, मतलब 25% हम रिजर्व फंड को ट्रांसफर करने वाले हैं। किसके ऊपर निकालेंगे, ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है 60,000 के ऊपर हमें 25% कैलकुलेट करना है। करो 60,000 इंटू 25%, कितना आएगा, 15,000 रुपीज़। तो लिखो यहाँ पे 15,000 एंड ये 15,000 रुपीज़ ऊपर रिजर्व फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। करो चलो, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व फंड के ग्रुप में आपको जाना है। ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है हमने, इनर कॉलम में है, यहाँ पे लिखो ऐड 25% प्रॉफिट एंड वो अमाउंट है 15,000, आउटर में आने वाली है 50,000। ओके, यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। अभी प्रॉब्लम टैली करेंगे। चलो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में जाते हैं। करो, क्रेडिट साइड में है फर्स्ट 1,85,000 इंटरेस्ट के अमाउंट, उसके बाद 4,000 है रिन्यूअल फीस, सन्ड्री इनकम 2,300, तो इसकी टोटल हो जाएगी 1,91,300। लिखो यहाँ पे 1,91,300। सेम टोटल आपको डेबिट साइड में लिखनी है 1,91,300। ठीक है, अभी डेबिट साइड को माइनस करना है। डेबिट साइड की टोटल करो, उसके बाद माइनस करो, या 1,91,300 से ये सब अमाउंट माइनस कर लो, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, करो 1,91,300 माइनस इंटरेस्ट के अमाउंट 85,000, सैलरीज 30,000 माइनस करो, कंट्रीब्यूशन 2,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 600, प्रिंटिंग 400, ऑडिट फीस 3,000, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 5,000 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम 1,000। जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट आया है 64,300। 64,300 ये हमारा नेट प्रॉफिट है। ठीक है, अभी ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में लिखेंगे एंड प्रॉब्लम को टैली करेंगे।
प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में आपको लिखना है ऐड नेट प्रॉफिट 64,300, लिखो यहाँ पे ऐड नेट प्रॉफिट 64,300। ठीक है, करो इसको एडलेस। 23,000 प्लस 60,000 माइनस 35,000 माइनस 15,000 एंड ऐड 64,300। तो ये आउटर में आना चाहिए आपका, ये सब इसका सब कैलकुलेशन करके 97,300 प्रॉफिट एंड लॉस का फाइनली बैलेंस आउटर में आने वाला है 97,300। ठीक है, अभी हम बैलेंस शीट के एसेट की टोटल करेंगे एंड बैलेंस शीट के लायबिलिटीज की टोटल करेंगे। प्रॉब्लम टैली होना चाहिए। चलो बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे पहले। लो एसेट में है 2,700 प्लस 10,000 प्लस 9,900 1,50,000 30 लाख उसके बाद है 10,000 नेक्स्ट है 8,000 एंड लास्ट 2,000। तो इसकी टोटल आने वाली है आपकी 31,97,600 31,97,600। ओके, चलो अभी लायबिलिटीज देखेंगे। लायबिलिटीज में फर्स्ट कैपिटल है 7,50,000, उसके बाद है रिजर्व फंड 50,000, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व 20,000, स्टाफ प्रोविडेंट फंड 20, डिपॉजिट 22,48,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 300, ऑडिट फीस 3,000, अनपेड डिविडेंड 4,000, इंटरेस्ट है 5,000 एंड लास्ट प्रॉफिट